अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा 21 जून यानी विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए जिले के उपायुक्त ने एक बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रत्येक वर्ष जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया जाता है और इसी वर्ष भी विशाल योग शिविर का आयोजन योग दिवस के मौके पर किया जा रहा है। इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त ने एक बैठक कर कार्यक्रम के तैयारियों को अंतिम रूपरेखा दिया। वहीं जिले के उपायुक्त ने शहरवासियों से अपील भी की है कि सभी शहरवासी इस योग दिवस के मौके पर 21 मई को सुबह 6:30 बजे रीगल मैदान पहुंचकर योग शिविर का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा गोपाल मैदान बिष्टुपुर में जो है वो एक जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जमशेदपुर वासियों से यह आग्रह होगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में गोपाल मैदान में पहुंचे। यह कार्यक्रम जो है वो 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में होगा। इसीलिए सभी लोगों से अपील होगी कि वो 6:30 6:30 बजे तक जो है वो गोपाल मैदान में पहुंचना जो है सुनिश्चित करें और योग को आत्मसात करके जीवन को निरोग बनाएं। जमशेदपुर वाणिज्य कर विभाग के द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर ये बताया गया कि इन दिनों बिल्डरों द्वारा लोगों को जीएसटी के नाम पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जबकि जीएसटी लागू होने पर मकान, कपड़ा तथा सामानों के दामों में गिरावट आएगी। इस वार्ता के दौरान विभाग के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों बाजारों में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि जीएसटी लगने के बाद मकान, कपड़ा तथा सामानों के दाम बढ़ जाएंगे, जबकि जीएसटी लागू होने पर सभी चीजों के दामों में गिरावट आ जाएगी। इन्होंने बताया कि जीएसटी टैक्स की एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें केवल एक ही बार टैक्स लगेगा, न कि बार बार टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इससे सभी चीजों के दामों में गिरावट आएगी, चाहे वो मकान, कपड़ा या कोई भी अन्य सामान हो। इस वार्ता के माध्यम से विभाग के द्वारा जीएसटी के ऊपर फैलाए जा रहे भ्रांतियों से दूर रहने की अपील की गई। ये सरासर एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है। स्टॉक क्लियर कर रहे हैं कि इसलिए ये पब्लिक के नजर में डाला जा रहा है कि जीएसटी लगने के बाद दाम बढ़ जाएगा, इसलिए अभी सस्ता दाम में हम लोग बेच दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं। आप लोग भी इसको देखिएगा कि जब जीएसटी लगेगा तो बहुत सी वस्तुओं का दाम घटेगा, क्योंकि इसमें पहले था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपके अंतर्राज्यीय खरीद पर नहीं मिलता था, जबकि आप इंटर स्टेट परचेज करते थे तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपको नहीं मिलता था। जबकि अभी किसी भी तरह का अगर आप खरीद कर रहे हैं जो आपके व्यापार से संबंधित हो तो उस पर आपको पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा किसी भी विक्रेता। नहीं, ये केवल भ्रम की स्थिति और कुछ नहीं। साक्षी बाजार में जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानों के बाहर अतिक्रमित कर बेचे जा रहे सामानों को हटा दिया गया। साथ ही साथ सभी को चेतावनी भी दी गई। ईद के मद्देनजर बाजारों में इन दिनों काफी भीड़ देखी जा रही है। जमशेदपुर शहर के प्रमुख बाजार साक्षी बाजार में इन दिनों ग्राहकों की भारी भीड़ है। ऐसे में दुकानों के बाहर भी जगह को अतिक्रमित कर सामानों की बिक्री की जा रही है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे बाजार में चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमित स्थलों पर बेचे जा रहे सामानों को पुलिस द्वारा हटा दिया गया। साथ ही साथ सभी को चेतावनी भी दी गई। हालांकि इस बार फाइन नहीं काटा गया। इस अभियान के दौरान बाजार में गहमा गहमी का माहौल देखा गया। आदेश है, अतिक्रमण है, काफी परेशानी हो रही है जनता को, इसलिए अतिक्रमण को हटा देने का आदेश है। अतिक्रमण तो देख ही रहे हैं, अभी तो देखते जा रहे हैं ना, हटाते जा रहे हैं। अतिक्रमण नहीं किया है, सबको भगा दे रहे हैं। फुटपाथ पर लोग है भगा हटा दिए हैं, आधा से ज्यादा हटा दी। नहीं, फाइन की बात नहीं है, सब ऐसे ही हट जा रहा है। टाटा मोटर्स निबंधित कर्मचारी संघ द्वारा अपनी लंबित नौकरी की मांग को लेकर मंगलवार को टाटा मोटर्स गेट पर आमरण अनशन शुरू किया गया है। इस अनशन में मुख्य बात ये देखने को मिली कि यहाँ महिलाएं अनशन पर बैठी है और उनका परिवार उनके समर्थन में अनशन स्थल पर दिखाई पड़े। आपको बता दें कि पिछले वर्ष लगभग 460 बाइसेक्स कर्मचारियों को टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण की कमी के कारण नौकरी से बैठा दिया गया है और अब तक उन्हें वापस कार्य पर नहीं बुलाया गया है और इस घटना को 1 वर्ष बीत चुके हैं। अब ये कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इस अनशन पर बैठी महिलाओं की माने तो कंपनी प्रबंधन हमेशा से
मनमाना रवैया अपनाते आ रही है और कम प्रशिक्षित होने का हवाला देकर कंपनी से 460 कर्मचारियों को बैठा दिया गया है, जबकि पहले उन्होंने परीक्षा दी थी और उसके बाद ही उन्हें नौकरी पर रखी गई थी। अब इन सभी कर्मचारियों के परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण से मजबूरन सभी को अनशन पर बैठना पड़ा। हम लोग का मांग यही है कि जिस तरह इससे पहले ITI और फर्जी डिप्लोमा में ITI के लड़के पकड़े गए थे तो उनको D ग्रेड तक बहाली किया गया था, तो हम लोग के लिए भी ऐसा ही कुछ रास्ता निकाल के हम लोग का बहाली किया जाए। वैसे हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, बैठ सकते, धमकाया जा रहा है, बुलाकर धमकाया गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। 2 साल से बैठे हुए हैं, भाई है हमारा, डिमांड वही कर रहे हैं कि जो उनको वापस बुलाया जाए फिर से। वहीं अनशन स्थल पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी दिखाई पड़े। जब इन बच्चों से इसका कारण पूछा गया तो उनके जवाब में सभी को अचंभे में डाल दिया। बच्चों ने कहा कि उनके स्कूल प्रबंधन ने स्कूल की फीस नहीं भरने की सूरत में स्कूल से उन्हें बाहर निकाल दिया है। हमारी कॉपी किताब के पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं और फीस भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं और पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। कॉपी किताब के चलते फीस नहीं, वापस का काम नहीं चल रहा है, इसीलिए पैसे जल्दी नहीं आ रहे हैं और इसीलिए स्कूल में भी जाने नहीं बोलते कि जल्दी से कॉपी किताब करिए, एग्जाम आ रहा है, नहीं तो आपको एग्जाम में बैठना नहीं देंगे। बहरहाल इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि गलती चाहे किसी की भी हो, पर कर्मचारियों तथा कंपनी प्रबंधन के बीच इन बेचारे बच्चों का जीवन अधर पर लटकने को मजबूर दिख रहा है। ANG न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। कलयुग में महाभारत काल का निर्माण शुरू हो चुका है और इस महाभारत का अर्जुन कौन होगा, इसकी खोज शुरू हो चुकी है। और ये अर्जुन कहीं और का नहीं बल्कि झारखंड के सरायकेला का है। इस अर्जुन के पास लक्ष्य भेदने की वो कला है जो महाभारत काल में अर्जुन के पास हुआ करता था। ANG न्यूज के लिए संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। ये सब सुनकर आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं सीधे उस अर्जुन के पास और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये नन्हा अर्जुन अपने लक्ष्य को आसानी से भेद रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जिसके लिए भारत को अर्जुन चाहिए, जिसके कारनामे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हाथ पांव के साथ साथ मुंह से भी ये नन्हा अर्जुन तीर चलाता है। लक्ष्य को देखकर निशाना लगाने वाले सैकड़ों की संख्या में निशानेबाज मिल जाएंगे, मगर लक्ष्य को प्रतिबिंब में देखकर निशाना लगाने वाला महाभारत काल में सिर्फ अर्जुन ही हुआ करता था। लेकिन क्या कलयुग में ऐसा संभव है? जी हाँ, झारखंड में और एक अर्जुन तैयार हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सरायकेला खरसवा जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत सापड़ा में संचालित हो रहे सप्तऋषि गुरुकुल की, जहां ये नन्हे अर्जुन अपने अचूक और सटीक निशानेबाजी से आपको हतप्रभ कर देंगे। निशानेबाजी भी ऐसी, ये निशानेबाज अपने लक्ष्य को आईने में देखकर साधते हैं और लक्ष्य को भेद कर ही दम लेते हैं। ऐसी क्रिया ये अर्जुन एक बार नहीं कई बार करने की क्षमता रखता है। वैसे आज का ये अर्जुन तीरंदाजी के कई कलाओं में पारंगत है। आपको बता दें कि आज का ये अर्जुन न केवल हाथों से बल्कि पैर और मुंह से भी अपने लक्ष्य को आसानी से भेदने की क्षमता रखता है। वैसे जिस गुरुकुल की हम बात कर रहे हैं वह न केवल आज का ये नन्हा अर्जुन बल्कि कई होनहार छात्र प्राचीन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख रहे हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वैसे इस गुरुकुल में न केवल झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी गरीब और निर्धन छात्र पाषाण युग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अब इन होनहार छात्रों को आधुनिक तरीके से अप टू डेट करने की जरूरत है और शिक्षा देने की जरूरत है ताकि वे विश्व के मानचित्र पर परचम लहरा सके। सबसे पहले हमें गुरुकुल से क्या करना चाहते हो इसे? आगे चल के तीरंदाज सीख के गुरुकुल में सिखाना चाहता हूँ। गुरुकुल में खास करके गुरुकुल का नाम ही तो ये प्राचीन परंपरा विद्या पद्धति है जो गुरु लोगों का संख्या बढ़ाना है, गुरु देश को बनाना है।
और प्राचीन परंपरा में एक पद्धति था कि जो कि हम लोग का भारत का एक गुरु प्रधान देश था, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम लोग के गुरुकुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिससे कोई हम लोग चीज नहीं लगता है। और गरीब अनाथा ये लोग को खास करके हम लोग यहाँ पर जगह सुरक्षित है। जो गुरुकुल का सिस्टम का हिसाब में प्राचीन परंपरा विद्या पद्धति इसलिए दिया जाता है कि ये लोग का चरित्रार्थ गठन हो जाए। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो चौक के समीप मंगलवार की तड़के कुछ लुटेरों ने हथियार की नोक पर एक ट्रक व उसके चालक को लूट लिया। लुटेरों ने ट्रक चालक के पास से नगद, मोबाइल, साथ ही साथ उसका ट्रक भी लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि घटना मंगलवार की तड़के की है, जब ओडिशा से चालक सामान लेकर मानगो से शहर में प्रवेश कर रहा था। मानगो चौक के पास वो रुककर ट्रक का हवा चेक कर रहा था। इतने में कुछ हथियार बंद लुटेरे आए और चालक की बेतहाशा पिटाई कर डाली और ट्रक चालक से नगद रुपए और उसका मोबाइल छीन लिया। वहीं लुटेरों ने ट्रक को भी नहीं छोड़ा और वहीं से ट्रक लेकर फरार हो गए। राहगीरों द्वारा जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने घायल चालक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही साथ मामले को दर्ज कर छानबीन में पुलिस जुट गई है। गाड़ी इधर से लेके गया, उसके बाद हाथ पांव एक ही साथ बंद दिया, उसके बाद गाड़ी खड़ा किया, ऊपर से फेंक दिया साल तक वही ब्रिज का ऊपर से पीछे। वो पुलिस वाला पेट्रोलिंग वाला उधर गया था, हाँ मुँह बांध दिया था, हाथ में बांध दिया था, लोहा वहा चाकू ऐसे ही पैदल आया। तो मोबाइल, पैसा, गाड़ी टोटल पता कहाँ से मिलेगा? मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से? जमशेदपुर में ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन के द्वारा न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर टाटा मोटर्स गेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए जिला पुलिस और टाटा मोटर प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पिछले कई वर्षों से न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कॉन्वॉय चालक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज टाटा मोटर्स मुख्य गेट को जाम कर ये सभी अपनी मांगों को मैनेजमेंट के समक्ष रखना चाह रहे थे। वर्कर्स यूनियन के सदस्य एवं उनके परिजन रैली की शक्ल में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जिला पुलिस के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवानों को तैनात किया गया था। वहीं टाटा मोटर्स के निजी सुरक्षाकर्मी हाथों में लाठी लिए नजर आ रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए यूनियन के महामंत्री ज्ञान सागर प्रसाद ने कहा कि टाटा मोटर्स के द्वारा 24 घंटे का कार्य कराकर मात्र 250 रुपए ही मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन 385 रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद टाटा मोटर्स प्रबंधन लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं दे पा रही है। अपने हक को लेकर आज इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। ऐसा है कि कॉन्वॉय चालकों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए जिला प्रशासन, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आदेश आया, झारखंड सरकार से भी आदेश आया और माननीय डीएसपी महोदय ने भी 25 तारीख को आदेश दिया। और हम लोगों को आश्वासन मिला टाटा मोटर प्रबंधन से, माननीय प्रधान साहब से, कि आपका ये न्यूनतम मजदूरी कंपनी देने को तैयार दे रही है। अब जब से जब लागू हो जाएगा, जो लागू नहीं कर रहा उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे क्यों नहीं लागू कर रहा। आज हम लोग आए कि माननीय बोरबंकर साहब यहाँ शहर में आगमन है और हम लोग टाटा मोटर को ये बात बताने आए हैं कि अगर न्यूनतम मजदूरी अब नहीं मिलता है तो हम लोगों से ज्यादा जिला प्रशासन को अपमानित होना पड़ रहा है, जिनका आदेश है। इस देश के कानून को अपमानित होना पड़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर ये चाहती है। तो निश्चित रूप से अब टाटा मोटर को ये बात का एहसास हो गया है कि नहीं, ये कॉन्वॉय चालकों की मांग जो है कानूनन जायज है, इसको मिलना चाहिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए, माननीय हमारे टाटा मोटर के अधिकारी हैं और निश्चित रूप से जो है ना, ये जितना जल्द से जल्द इस बात को उम्मीद है कि लागू हो जाएगा। यूं तो आदितपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज को झारखंड में पहला रैंक हासिल है, पर यह कॉलेज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बावजूद इसके छात्रों की पहली पसंद है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भले ही हो, पर पढ़ाई की गुणवत्ता के बीच समझौता नहीं किया जाता। यूं तो आदितपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज को झारखंड में पहला रैंक हासिल है, पर इस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। अपनी दुर्दशा पर आदितपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज आंसू बहाने पर मजबूर है।
छात्रों का किस्मत संवारने वाला ये कॉलेज अपनी किस्मत का रोना रो रहा है। बावजूद इसके यहाँ से पढ़ाई करने वाले छात्रों का हर जगह कद्र होता है, अच्छा प्लेसमेंट भी इन्हें मिल जाता है। वहीं बात करें यहाँ के लैबोरेटरीज की, तो यहाँ छात्रों को प्रैक्टिकल करने का सटीक मौका भी इस लैब में नहीं मिलता, क्योंकि लैब काफी जर्जर हो चुका है। रिस्क हम लोग पर्सनल लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं वो पहले से भी मेरिटोरियस होते हैं और बिल्डिंग तो स्थिति सही नहीं है, लेकिन हम लोग पर्सनल लेवल पर पर्सनल कॉन्टैक्ट में लड़कों को रखते हैं, उन्हें जो भी दिक्कत होता है उसे सॉल्व करते हैं। बेसिक जो टीचर स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए उसको मेंटेन करते हुए पढ़ाने का काम करते हैं। मेन काम जो पढ़ाना है ये काम हम करते हैं, इससे बच्चे मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है सर, उसको देख के लगता है कि जो है बच्चे को लैब की सुविधा नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी बात है। तो क्या लगता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बाधक बनता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से बाधक बनता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो तो बच्चों के क्वालिटी लेवल में और भी इजाफा होगा। फिलहाल नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। छात्रों की माने तो भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, पर इस कॉलेज की प्रतिष्ठा मायने रखती है। मैं सरायकेला से हूँ, यहाँ एडमिशन लेने आया है। हाँ। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कैसा लग रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी गंभीर है, थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन पढ़ाई की सब जैसे पता है कि अच्छी पढ़ाई होती, इसलिए मैंने एडमिशन लेने पर कॉलेज खराबी है, इतना अच्छा नहीं हुआ है। लेबोरेटरी की स्थिति देखिए, फिर भी यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्यों चिंतित है? मेरा सपना था यहाँ पे एडमिशन लेना, लोकल होके यहाँ पे एडमिशन लेना। कॉलेज भवन की स्थिति ऐसी कि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। भवन जर्जर हो चुकी है, किसी भी वक्त धराशायी हो सकती है। संबंधित विभाग में कई बार शिकायत की गई, पर अब तक कोई निर्णय नहीं सामने आया है। वर्तमान प्राचार्य पूरे कॉलेज को नए सिरे से बनवाए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। ये जो स्थिति है तो गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि इस भवन को डिमोलिश करके नया भवन बनाना है। उसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि 1-2 महीना में DPR फाइनल हो जाएगा। थोड़ा हम लोग सुरक्षा के लेके काम तेजी से हो रहा है, इतना तेजी से पहले काम नहीं हुआ था। हम लोग गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी कि जर्जर स्थिति में किसी भी समय दो बार से DPR यहाँ से बनने का प्रस्ताव गया था। नहीं, पहले प्रस्ताव गया था इसका जीर्णोद्धार का, तो हमने देखा कि जीर्णोद्धार से काम नहीं चलेगा, इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कमेटी बनाए जो इसको जांच करे। कमेटी ने जांच करके बताया कि जीर्णोद्धार लायक नहीं है, इसको डिमोलिश किया जाए। झारखंड स्टूडेंट यूनियन 22 जून को अपने 32वें स्थापना दिवस के मौके पर रांची में विशाल सभा का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत आजसू पार्टी के खिलाफ इनके द्वारा आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी एक बैठक के दौरान दी गई। इस बैठक के दौरान ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने बताया कि इस यूनियन के नाम को छोटा रूप देकर आजसू पार्टी का गठन सुदेश महतो ने कर दिया है और इस स्टूडेंट यूनियन का राजनीतिकरण कर दिया गया। इन्होंने बताया कि इसके खिलाफ वर्ष 2000 से चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई, परंतु अभी तक आयोग ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस आजसू पार्टी के नाम पर सुदेश महतो राजनीतिक रोटी लगातार सत्ता में काबिज होकर सेंक रहे हैं, जिसके खिलाफ एक बार फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू उलगुलान करेगी और 32वें स्थापना दिवस से लगातार सुदेश महतो और आजसू पार्टी के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। यूनियन आजसू का स्थापना दिवस यानी 32वां स्थापना दिवस इस बार सेंट्रली रांची में आयोजित की गई है और इसमें जितने भी पुराने जो 22 जून 1986 से जो लोग स्थापना काल से आजसू से जुड़े थे और उन तमाम आंदोलनकारियों को एकजुट करके हम लोग एक संकल्प लेने जा रहे हैं कि आजसू के नाम से आजसू पार्टी राजनीति बना के राजनीति का रोटी सेक रहा है सुदेश महतो, उसको हम लोग जो है ना बढ़िया ढंग से उसको कस के पकड़ना है
और सत्ता का दलाली कर रहा है। जब से राज बना, झारखंड राज बना, तब से आजसू के नाम से वो सत्ता में काबिज रहा है। पार्टी किया, चुनाव आयोग को केस दर्ज हो चुका है। अभी 17 साल हो गया। पहले 2002 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से पार्टी बनाया, आपत्ति दर्ज हुआ तो उनको नाम परिवर्तन के लिए कहा गया, लेकिन 2007 में वो आजसू नाम से आजसू पार्टी बना दिया। अब अभी भी मामला लंबित पड़ा है। हम लोग जो है, अब चुनाव आयोग अगर सक्षम नहीं है निर्णय लेने में, तो हम लोग जो है ना अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि आजसू छात्र संगठन है और छात्र संगठन को राजनीतिक पार्टी के नाम से आजसू पार्टी नहीं बना सकता है। इसके लिए हम लोग न्यायालय में जाएंगे। जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले विधि संवाद नामक पुस्तिका का विमोचन निर्मल गेस्ट हाउस में मंगलवार को किया गया। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के सचिव अनिल तिवारी उपस्थित थे। मुख्य रूप से इस पुस्तिका के माध्यम से कानून से जुड़ी सलाह को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में मानवाधिकार से जुड़ी कई चीजों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ कानून से जुड़े कई छोटी बड़ी पहलुओं की जानकारी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विमोचन के मौके पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें इस पुस्तक से जुड़ी कई अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला बार एसोसिएशन के सचिव अनिल तिवारी समेत डॉक्टर पवन पांडे तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो मुझे लगता है कि पीछे 8-9 महीने पहले शुरू हुई थी और ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता लेकर के इस पुस्तक का हमेशा कुछ न कुछ इसमें नए संवाद वो प्रिंट करके लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं और जो जनरल लॉ से संबंधित है वो सब बातें इसमें रख करके लोगों को बताना चाहते हैं। उसी से संबंधित ये पुस्तिका है जिसके संपादक सौरभ पाठक जी हैं और वो काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस काम के लिए और हम लोग उसमें सहयोग देने के लिए हमेशा उनके साथ लगे हुए हैं। समाज में जागरूकता फैलाइए पुस्तक। हाँ, ये पुस्तक जरूर फैलाएगी क्योंकि जो छोटे छोटे लॉ से विधि संगत जो भी संवाद है वो लोगों को इसमें दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं, अगर लोगों की जानकारी के लिए वो भी इसमें दी जाती है। तो धीरे धीरे वो हमको लगता है कि जो एक जनरल नॉलेज की तरह ये विधि को लोगों के बीच में बांटा जा रहा है इस पुस्तिका के तहत। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।